स्टूडेंट, मैं आज़ाद चौहान। आज मैं कक्षा 12 का अगला चैप्टर लेके आया हूँ, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी यानी काइनेटिक फोर्स मोशन यानी काइनेटिक थ्योरम के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग देखिए, आप जानते हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होती है, अभिक्रिया हो सकती है वो काफ़ी शुरू में काफ़ी तीव्र गति से हो, लेकिन धीरे 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 अभिक्रिया की जो वेग होती है, जो अभिक्रिया की दर होती है, वो धीरे 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 क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। यानी कहने का मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ होती क्या हैं, काफ़ी पहले शुरू में तेज़ गति से होती हैं, बाद में धीरे धीरे कम हो जाती हैं। या फिर कुछ रासायनिक अभिक्रिया शुरू में क्या होती हैं, पहले धीरे धीरे चलती हैं, बाद में क्या होती है, उसकी वेग बढ़ जाते हैं। यानी इसमें इस चैप्टर में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की दर के बारे में, अभिक्रिया की कोटि के बारे में, और अभिक्रिया की कितने प्रकार की होती है या किस तरीके से होती है, अभिक्रिया कितने कितने तरीक़ों से हो सकती है, इसके बारे में हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो हम पहले पाठ के ही बारे में जान लेते हैं। पाठ का नाम है रासायनिक बलगतिकी, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा या रसायन विज्ञान में आने वाला वह भाग, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया की दर के बारे में अध्ययन करें, उसको कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर या मैकेनिज्म या क्रियाविधि का अध्ययन किया जाए, ऐसे विज्ञान को या ऐसे विज्ञान में ऐसे रसायन विज्ञान को कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। एक बार परिभाषा पुनः बता देता हूँ। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर, रासायनिक अभिक्रिया के वेग अथवा क्रियाविधि का अध्ययन किया जाए, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। क्लियर बात। अब आते हैं, अब अगली बात आती है अभिक्रिया की दर। हमने उसमें बताया, परिभाषा में बताया अभिक्रिया की दर या वेग, अभिक्रिया के दर या वेग। तो अभिक्रिया की दर, देखिए क्या होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया हमने बताया ना, तो उसके वेग को यानी किस वेग से या किस दर से वो कार्य कर रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो परिभाषा होगी रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर की होगी, यानी एकांक समय अंतराल में, एकांक समय अंतराल में अभिकारक तथा उत्पाद। देखिए जब भी अभिक्रिया होती है, मान लीजिए कोई अभिकारक है, ए बना लिया बी, यानी इसको बोलते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट है और ये क्या बना, प्रोडक्ट बना। ये क्या बना, प्रोडक्ट बना। यानी जब रिएक्टेंट क्रिया करता है तो क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। आपने पढ़ा होगा, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। यानी अब परिभाषा होगी अभिक्रिया की दर की, यानी एकांक समय अंतराल में, क्या बोलेंगे, एकांक समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद। एकांक समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन, मोलर कंसंट्रेशन में परिवर्तन, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं एक्टिव मास में परिवर्तन। क्या बोलेंगे, एकांक समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की वेग कहते हैं। एक बार पुनः परिभाषा बता देता हूँ। एकांक समय अंतराल में, एकांक समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाती है। इसे स्मॉल आर से निरूपित करते हैं, इसे स्मॉल आर से निरूपित करते हैं, और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर सेकेंड होता है। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर सेकेंड होता है। क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की दर का मात्रक हो जाएगा मोल
प्रति लीटर सेकेंड। सूत्र हो जाएगा, देखिए सूत्र हो जाएगा अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की वेग बराबर हो जाएगा अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। यानी हमने क्या बोला, परिभाषा बोला, एकांक समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहलाता है। इसे आर से निरूपित करते हैं और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर सेकंड होता है। सूत्र हो जाएगा अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की वेग बराबर अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। यानी आप जानते हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये हम जानते हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब हम जानते हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है कि अभिकारक की सांद्रता घटती है, अभिकारक की सांद्रता घटती है। जैसे मान लीजिए आपको चीनी और पानी का शरबत मिलाना हो, अगर आपको चीनी वैसे खाने को दे दिया जाए तो उसकी मिठास क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर लेकिन उसी चीनी को उठा करके किसी ग्लास के बड़े शीशे में या किसी ग्लास में भर दिया जाए तो उसका मिठास धीरे से क्या होती है, कम हो जाती है। यानी सांद्रता क्या होती है, कम हो जाती है। कहने का मतलब यही है कि जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, घटती है। अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, सांद्रता को बड़े कोष्टक से दिखाते हैं क्योंकि ये आपने पढ़ा है, ये मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास का चिन्ह है, सक्रिय द्रव्यमान का चिन्ह है। यानी कहने का मतलब होता क्या है कि जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है कि अभिकारक की सांद्रता धीरे 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 क्या होती है, घटना शुरू हो जाती है। यानी कहने का मतलब जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होने लगता है, माइनस होने लगता है, यानी घटने लगता है। यानी जो रिएक्टेंट होता है वो घटना शुरू हो जाता है और प्रोडक्ट क्या होने लगता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कहने का मतलब जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो अभिकारक की सांद्रता धीरे 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 कम होना शुरू हो जाती है और उत्पाद की सांद्रता धीरे धीरे क्या होती, बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि अभिकारक घटेगा तभी तो उत्पाद बनेगा, अभिकारक घटेगा तभी तो उत्पाद बनेगा। यानी कहने का मतलब क्या होता है, सूत्र हो जाएगा, इसको आर से निरूपित करते हैं। यानी आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर मान लीजिए आर बराबर हो जाएगा, क्योंकि अभिकारक घट रहा है, अभिकारक की सांद्रता घट रही है, आर बराबर हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी समय अंतराल। क्योंकि ये घट रहा है, अभिकारक की सांद्रता घट रही है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, तो क्या लिखेंगे, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। दो सूत्र होंगे, यानी इसकी सांद्रता घटेगी और इसकी सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। यानी उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है और अभिकारक की सांद्रता घटती है। यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, घटना शुरू हो जाती है और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में जान लिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग पढ़ेंगे अगली हेडिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब, यानी औसत दर के बारे में पढ़ेंगे, औसत अभिक्रिया के दर के बारे में पढ़ेंगे और तमाम सारे इसके ऊपर मैं उदाहरण करवा दे रहा हूँ। मान लीजिए ये छोटा सा उदाहरण मैंने लिख दिया, A + B गिव्स आउट C + D। यानी A और B मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, C और D बन रहा है। ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया की दर को हम कैसे लिखेंगे, तो आपको लिखना बड़ा आसान है। आप लिख सकते हैं, मान लीजिए आर बराबर क्योंकि ये घटते हैं और ये क्या होता है, बढ़ता है। यानी इसकी सांद्रता घटती है और इसकी सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। तो इसको आप दिखाएंगे
माइनस डेल्टा है। ये डेल्टा हमेशा परिवर्तन को दिखाता है, आपको मालूम है डेल्टा हमेशा परिवर्तन को दिखाता है, यानी ए का मोलर कंसंट्रेशन बटे डेल्टा टी। इसी तरह बी वाला भी हो जाएगा, आर बराबर माने डेल्टा बी अपान डेल्टा टी, हो गया। इसी तरह मान लीजिए आप सी को लिखते हैं तो आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसके साथ क्या लगेगा, प्लस चिन्ह, यानी प्लस डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। लेकिन प्लस चिन्ह नहीं लगाए तभी पता चला जाता है कि ये प्लस ही है। इसी तरह डी वाला भी हो जाएगा, आर बराबर डेल्टा सी डी का मोलर कंसंट्रेशन अपान डेल्टा टी, यानी एक्टिव मास ऑफ डी, यानी आर बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपान डेल्टा टी, यानी इसकी सांद्रता क्या दिखाई गई, घट रही है, यानी अभिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। अगला उदाहरण है 3A + 2B गिव्स आउट 4C + 5D। मान लीजिए देखिए जब आप रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन क्या होता है, संतुलित होता है, संतुलित करते हैं। जब आप रिएक्शन करते हैं, जब कोई आप रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो रिएक्शन क्या होता है, संतुलित होता है। संतुलित होता है तो उसमें कुछ मोल आते हैं, क्या आते हैं, मोल आते हैं। उसको हम कैसे लिखते हैं, जब आप कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो रिएक्शन क्या होता है, संतुलित होता है और उसमें क्या आते हैं, कुछ मोल आते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम किस प्रकार लिखते हैं, आप जानते हैं कि जो परिवर्तन होता है, परिभाषा इसके पहले आपने पढ़ा, एकांक समय अंतराल में, यानी एकांक समय अंतराल में, यानी इकाई मोल में परिवर्तन, यानी इकाई मोलों में परिवर्तन या इकाई मोलर सांद्रण में परिवर्तन हमेशा किस में होता है, इकाई मोल में होता है। तो इसकी अभिक्रिया की दर अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए अगर मैं अभिकारक के बारे में लिखूं, उत्पाद के बारे में लिखूं तो आर बराबर हो जाएगा प्लस, प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं, लिखेंगे देखिए इकाई, यहाँ पे इकाई नहीं बल्कि 3 है तो इसको 1/3 लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इकाई मोलों में परिवर्तन, क्या लिखेंगे, इकाई मोले में परिवर्तन, यानी डेल्टा ए का मोलर कंसंट्रेशन अपान डेल्टा टी। हमेशा आप इसी तरीके से लिखेंगे, क्योंकि जो परिवर्तन होता है वो इकाई मोल में परिवर्तन होता है। इकाई मोल में परिवर्तन अगर ऐसे आएगा, यानी 3 अणु लिए हैं तो क्या हो जाएगा, 1/3, क्या लिखेंगे, 1/3। इसी तरह मान लीजिए ये माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस होगा, -1/3, -1/3। इसी तरह मान लीजिए इसका लिखना हो तो आर बराबर हो जाएगा -1/2 डेल्टा बी का मोलर कंसंट्रेशन, बी का मोलर कंसंट्रेशन अपान डेल्टा टी, क्लियर। इसी तरह मान लीजिए इसका लिखना हो अभिकारक का तो इसको भी आर पे लिखेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, फर्क कितना होगा, 1/4 ये प्लस में होगा, यानी डेल्टा सी का मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ सी अपान डेल्टा टी। इस तरह इसका भी लिख देंगे, आर बराबर 1/5 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी अपान डेल्टा टी। इसी तरह से हम लोग लिखते हैं अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया के दर को हम लिखते हैं आर बराबर -1/3 डेल्टा एक एक्टिव मास ऑफ ए अपान डेल्टा टी। इसी तरह, ठीक है, इसी तरह हम लोग लिखते हैं। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इकाई मोल में परिवर्तन होता है, हमेशा इकाई मोल में परिवर्तन या इकाई मोलर सांद्रण में परिवर्तन होता है, इसलिए हम 1/3 लिखेंगे या 1/2 लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। और भी मैं उदाहरण करवा दे रहा हूँ। अगला उदाहरण है N2 + 3S2 गिव्स आउट 2NH3, ये आ गया, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस बनाते हैं। तो बलगतिकी के नियमानुसार, बलगतिकी अभी हम लोगों ने पढ़ा, बलगतिकी के नियमानुसार रासायनिक बलगतिकी के नियमानुसार क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा, क्या आर बराबर हो जाएगा माइनस एक्टिव मास ऑफ N2
डेल्टा लगाना भूल गए, अपान डेल्टा टी, और ये हो जाएगा क्या माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं 1/3 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ S2 अपान डेल्टा टी। क्लियर? 1/3। इसी तरह मान लीजिए इसका लिखना है तो R बराबर हम लोग लिखेंगे क्या 1/2, और ये एक साथ लिखेंगे, अलग नहीं लिखेंगे, इसको एक साथ लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ NH3 अपान डेल्टा टी। ये होगा इस तरीके से। मान लीजिए एक उदाहरण हमने दिया, N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। रासायनिक बलगतिकी के नियमानुसार अगर इसका हमको अभिक्रिया के रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, अभिक्रिया की दर लिखनी हो तो लिखा ऐसे ही जाएगा। इसी तरह से आप अनेक सारे उदाहरण को किताब में करेंगे, बुक से ढूंढ के करेंगे। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप हमसे पूछेंगे, आप कमेंट बॉक्स में से भी पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख के भेजिए, हम उसको हल करेंगे। हल करके आपको अगले मतलब आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है औसत दर। औसत दर किसे कहते हैं, यानी औसत दर किसको कहते हैं, औसत दर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप जानते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वो क्या होती है, उसका वेग क्या होता है, उसकी दर क्या होती है। शुरू में काफ़ी तेज होती है, लेकिन धीरे 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 उसका वेग क्या होने लगता है, कम होने लगता है। यानी कोई शुरू में कोई रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, काफ़ी तीव्र गति से होती है, और लास्ट में यानी धीरे 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 अभिक्रिया की वेग क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। यानी कहने का मतलब शुरू में अभिक्रिया तेज होती है, यानी अभिक्रिया की दर, हम औसत दर निकालने जा रहे हैं। यानी हम लोग क्या शुरू से लेके अंत तक दोनों तक की अभिक्रियाओं की दर का क्या करेंगे, औसत निकालेंगे। क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। यानी शुरू में क्या थी, अंत में क्या थी, दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। उसी को औसत दर कहेंगे। यानी आप लोग जानते हैं, आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे कि किसी भी द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार आपने पढ़ा है, द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियमानुसार आपने पढ़ा है कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एक्टिव मास ऑफ ए एक्टिव मास ऑफ बी। यानी कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो रिएक्टेंट के अभिकारक के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया ए है, बी है, गिव्स आउट C + D बना लिया। ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है, आपने पढ़ा है द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियमानुसार कक्षा 11 में। यानी आपने पढ़ा है कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो क्या होती है, अभिकारक के मोलर कंसंट्रेशन के क्या होता है, समानुपाती होता है। अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल की क्या होता है, समानुपाती होती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर। तो हम लोग जानते हैं औसत दर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यानी आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि किसी निश्चित समयांतराल में, क्या कहेंगे, किसी निश्चित समयांतराल में, क्या बोलेंगे, किसी निश्चित समयांतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। क्या कहेंगे, किसी निश्चित समयांतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की वेग कहलाती है। इतनी बात क्लियर। अब देखिए सेम सूत्र होगा पिछले की तरह, लेकिन बस यहाँ पे हम लोग ए भी दिखा देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज। हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज। सूत्र होगा अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन,
उत्पाद या अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे डेल्टा टी, यानी यही होगा। यानी आप लिख सकते हैं कि अभिकारक या उत्पाद R बराबर AB बराबर अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे डेल्टा टी। यानी हम लोग क्या निकाले जा रहे हैं, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। यानी इसको आप लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि R AB, यानी इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी AB बराबर डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। ठीक, यानी इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। जब देखिए होता क्या है कि शुरू में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, काफ़ी तीव्र गति से होती है, लेकिन धीरे धीरे अभिक्रिया की दर जो होती है, अभिक्रिया की वेग क्या होती है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो इसमें हम किसके बारे में बात करते हैं, औसत दर के बारे में बात करते हैं, औसत दर के बारे में। अब अगली बात आती है अगले हेडिंग के बारे में, तात्क्षणिक। क्या मैंने बोला, तात्क्षणिक, या इसको बोलते हैं तात्कालिक, यानी अल्पतम समय में, यानी समय कम हो, यानी एकदम सूक्ष्म समय में हुआ परिवर्तन, यानी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, यानी अल्पतम समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है, क्या लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, किसी दिए गए, परिभाषा होगी तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर की, तात्क्षणिक तात्कालिक, यानी समय क्या होगा, अति सूक्ष्म होगा, यानी किसी दिए हुए, परिभाषा होगी किसी दिए हुए अल्पतम या सूक्ष्म समय अंतराल में अभिकारक या अभिक्रिया के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। क्या होगा, किसी दिए हुए निश्चित समांतराल या किसी दिए हुए सूक्ष्मतम समय में अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया के दर को तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टाटेनियस रेट। क्या कहेंगे, इंस्टाटेनियस रेट, यानी किसी दिए हुए अल्पतम समय में या सूक्ष्मतम समय में अभिक्रिया के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा, इसका सूत्र होगा, देखिए आपने गणित में पढ़ा है, गणित में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, अवकलन समाकलन। अवकलन समाकलन में क्या होता है, डी आता है, यानी आप अति सूक्ष्म, यानी अल्पतम समय के लिए होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, डी लिखेंगे डेल्टा की जगह, इसमें क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, क्योंकि ये क्या अल्पतम समय, एकदम सूक्ष्म समय। एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक अपान डेल्टा टी। इसी तरह मान लीजिए उत्पाद का लिखना है तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस होगा, क्योंकि जब प्रोडक्ट बनता है तो क्या बनता है, इसकी सांद्रता कम होती है, इसकी सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, डेल्टा पी अपान डी अपान डेल्टा टी। यानी सूत्र हो जाएगा R बराबर माइनस डी अपान एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी अभिकारक की सांद्रता बटे डी टी। और इसी तरह प्रोडक्ट को लिखना है तो यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्लस होता है, यानी R बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्टिव मास ऑफ पी अपान डी टी। ये अल्पतम या सूक्ष्मतम समय के लिए दिखाना होता है। यानी फिर मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई उदाहरण देने जा रहे हैं, एक उदाहरण है a प्लस दिया है, a प्लस 3b प्लस 5 गिव्स आउट 5c प्लस 2d। इसके लिए हमको निकालना है इंस्टाटेनियस रेट, यानी तात्कालिक रेट निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा माइनस डी एक्टिव मास ऑफ ए अपान डी टी। क्लियर, इस तरह मान लीजिए इसका निकालना है तो हम लिखेंगे क्या, -1/3, पहले ही बता चुके हैं, डी एक्टिव मास ऑफ बी अपान डी टी, सॉरी
डी टी। मान लीजिए इसकी तरह इसका निकालना तो क्या हो जाएगा 1/5 यानी 1/5 डी एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन डी टी। इस तरह मान लीजिए इसका निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा 1/2 डी एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन डी टी। यही होगा। इन सारे के रेट कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अब मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, उसके लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे या अभिक्रिया के दर के बारे में निकालिएगा। अगला उदाहरण कुछ दे रहे हैं। एक प्रश्न है, मैं एक तो प्रश्न लिखा हूँ, अभिकारक तथा उत्पादों के स्थानांतरण के आधार पर निम्नलिखित की दर दर्शाने के लिए व्यंजक लिखिए। ये दो हैं, एक ए दिया गया है, दूसरा ए दिया गया है। दोनों के लिए अभिक्रिया की दर दो तरीके से निकाली जाती है। एक होता है तात्कालिक और दूसरा क्या होता है, एक होता है तात्कालिक और दूसरा क्या होता है तात्क्षणिक या एक होता है अभिक्रिया की दर नॉर्मल। इस तरीके से दो तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो अभिक्रिया की दर दो तरीके से निकालेंगे। अगर इसको निकाले अभिक्रिया की दर केवल, तो ये हो जाएगा आर बराबर -1/2 पहले के लिए, ये पहले का हल। ठीक है, तो हो जाएगा क्या डेल्टा एक्टिव मास ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी। क्लियर। इस तरह मान लीजिए इसका निकालना है, इसका निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा क्या 1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ NO अपॉन डेल्टा टी। इस तरह मान लीजिए इसका भी निकालना तो निकाल सकते हैं, इसे इधर निकाल दे रहे हैं। मान लीजिए आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा ये प्लस ही होगा, यानी क्या हो जाएगा एक्टिव डेल्टा एक्टिव मास ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी हो सकता है, डेल्टा टी लिख सकते हैं। क्लियर। इतना हो गया। मान लीजिए इस दूसरे वाले उदाहरण का हल निकालना है। मान लीजिए उसी पहले वाले के लिए हम इंस्टाटेनियस या तात्क्षणिक निकाले, तब तात्क्षणिक कैसे निकलेगा तो क्या हो जाएगा सेम होगा। तात्क्षणिक के लिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे इंस्टा ENS लिख देंगे, इसका मतलब हो जाएगा तात्क्षणिक। आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर होगा -1/2 डी होगा। इंस्टाटेनियस निकाले जा रहे हैं, एक्टिव मास ऑफ NO2 अपॉन dt। इस तरह मान लीजिए इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा RENS इंस्टाटेनियस रेट, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस होता है एक्टिव डी एक्टिव मास ऑफ NO अपॉन dt। क्लियर। ये होता है। इस तरह मान लीजिए इसका निकालना हो तो निकालेंगे इसी तरह इसका, यानी अब इस दूसरे वाले उदाहरण को आप स्वयं करिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप हमसे पूछिएगा। ठीक है। देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के आधार पर अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं अभिक्रिया? 3 प्रकार की होती है। एक होती है वेरी स्लो रिएक्शन। क्या होती है? पहला क्या होता है वेरी स्लो रिएक्शन, अति मंद गति अभिक्रिया। अति मंद गति अभिक्रिया यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं कि उसको होने में साल भर भी लग सकते हैं, महीनों लग सकते हैं, घंटों लग सकते हैं, यानी कई साल भी लग सकते हैं। धीरे 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 होती है। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है अति सूक्ष्म होती है, अति सूक्ष्म गति से होती है। यानी उसको होने में कई साल भी लग सकते हैं, कई महीने भी लग सकते हैं, कई दिन लग सकते हैं, कई घंटे लग सकते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन यानी कहने का मतलब जैसे मान लीजिए
लोग कहते हैं जीवाश्म ईंधन के बारे में मैं एक उदाहरण ले लूँ। जीवाश्म ईंधन क्या हुआ था कि लोग जहाँ से, जैसे सऊदी अरबिया वगैरह, जैसे इराक ईरान है, लोग वहाँ पे जो खनन विभाग वाले होते हैं, लोग बताते हैं कि वहाँ पे हजारों सैकड़ों साल पहले, यानी उसके अंदर पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु वनस्पतियाँ दबी होने के कारण जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ। यानी वो रासायनिक अभिक्रिया इतनी तेजी से तो हुई नहीं, उसको होने में क्या कई साल, कई सैकड़ों हजार वर्ष लगे, तब जाके पेट्रोल, डीजल, तमाम सारे पेट्रोलियम तेलों का या फिर तमाम कोयले का निर्माण हुआ। कोयले, तेल, गैस आदि का निर्माण हुआ। यानी कहने का मतलब है वो क्या है, वो वेरी स्लो रिएक्शन है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो काफ़ी मंद गति से होती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को आप कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। दूसरा आता है वेरी फास्ट रिएक्शन, यानी अति तीव्र गति अभिक्रिया, यानी पलक झपकते नहीं क्रिया हो गई। यानी इतनी तेजी से, जैसे आप HCl या तनु HCl को आप गर्म करें और उसके ऊपर क्या करें, अमोनियम क्लोराइड की लगी हुई छड़ को ले जाएं तो क्या होगा, तुरंत धुआं उठेगा। यानी तुरंत, यानी ये क्या होता है, वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं। यानी कुछ क्रियाएं ऐसे होती हैं बहुत तेजी से होती हैं, यानी उसको आप गिन नहीं सकते, उसके रेट को आप आकलन ही नहीं कर सकते, इतनी तेज गति से क्रिया होती। इसको कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, यानी अति तीव्र गति अभिक्रिया। तीसरी बात आती है मीडियम रेट रिएक्शन, यानी मध्यम गति अभिक्रिया। यानी कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जो होती हैं लेकिन न तो फास्ट होती हैं न तो स्लो होती हैं, लेकिन धीरे 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 चलती रहती हैं। जैसे मैं कह लूँ जिंक मेटल को ही ले लीजिए। जिंक मेटल को जब हम क्या करते हैं, जिंक मेटल को हम जब क्या करते हैं, H2SO4 डाइल्यूट H2SO4, यानी डाइल्यूट H2SO4 में मिलाते हैं तो क्या होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब जिंक को हम किस में डालते हैं, डाइल्यूट H2SO4 में डालते हैं, यानी तनु H2SO4 में डालते हैं तो क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस तरह मान लीजिए एल्युमिनियम को हम लोगों ने ले लिया है, एल्युमिनियम को भी H2SO4 में डाला, तनु H2SO4 में डाला, तब भी क्या निकलती है, H2 गैस ही निकलती है। ठीक है, यानी तमाम सारी क्रियाएं होती हैं, तमाम सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो क्या होती हैं, वेरी स्लो रिएक्शन होती है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। यानी जैसे मैं कह लूँ एस्टल का जल अपघटन, जल अपघटन, क्लोरल का जल अपघटन, तमाम सारे ऐसे उदाहरण हैं जो क्या होते हैं, धीरे 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 होते रहते हैं। मान लीजिए, और मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे एस्टल का जल अपघटन, एस्टल जल अपघटन क्रिया करता है, अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करता है तो ये बनते हैं। इस तरह मान लीजिए क्या, चीनी भी, यानी शुगर भी जब टूटती है, यानी शर्करा को जब हम तोड़ते हैं, शर्करा जब टूटती है अम्ल की उपस्थिति में तो क्या बनाती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाती है। यानी ये सारी अभिक्रियाएं क्या होती है, वेरी, कहने का मतलब ये मीडियम रेट रिएक्शन होती है, यानी धीरे 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 करके होती हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं मंद गति अभिक्रिया। आज का यह चैप्टर ही समाप्त होता है और हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे का, यानी इसी चैप्टर का आगे का भाग पढ़ेंगे। यदि मान लीजिए वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल के नीचे कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।